बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सिफारती महाज पर इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। अमरीका को पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक बयान वापस लेना पड़ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पूरा एतमाद है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हमें पूरा एतमाद है, पाकिस्तान एटमी असासों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदन पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सहाफ़ी ने अमरीकी सदर के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अमरीका को पाकिस्तान पर मुकम्मल भरोसा है। एक और सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुक को कदर की निगाह से देखते हैं। वेदन पटेल ने कहा कि हमारी मजबूत शराकत दारी है और पूरी लगन से इस पर काम जारी रखेंगे। अमरीकी सफीर की तलबी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से गुरेज किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 13 अक्टूबर को एक तकरीब में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि दुनिया की खतरनाक तरीन कौमों में से एक पाकिस्तान है, जिसका जोहरी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा भी तलब किया गया था। अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान से पहले पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और अमरीकी महकमा खारजा के कौंसलर डेरेक शोले की अहम मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात से इजहार एतमाद का इयादा किया गया। पाकिस्तानी हमसब से मुलाकात के बाद अमरीकी कौंसलर ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से अमरीका पाकिस्तान देरीना ताल्लुकात पर बात हुई। सेहत, ज़राअत, तालीम, तवानाई और दीगर शोबाजात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने अपने ट्वीट में मस्बत किरदार अदा करने पर कौंसलर शोले का शुक्रिया अदा किया। कहा, कौंसलर शोले के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात हुई। कौंसलर शोले अमरीकी वज़ीर खारजा के पॉलिसी मुशीर हैं। और अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार समेत लीगी रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। इसहाक डार कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे और बुरे फैसले ले रहे हैं। मलिक अहमद खान बोले कि इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो वो पंजाब और केपी हुकूमतें छोड़ दें। पाकिस्तान को मुश्किल माशी हालात से निकालने का मिशन। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार का कहना है पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए अच्छे और बर वक्त फैसले ले रहे हैं। जल्द अच्छी खबरें सुनाऊंगा। मलिक अहमद खान, परवेज रशीद, मुशीर वजीर आजम ओन चौधरी लंदन ऑफिस में लीगी कायद से मिले। मुशीर वजीर आजम मलिक अहमद खान ने दावा किया कि इमरान खान अवाम में मकबूलियत खो रहे हैं। एक हमारा पार्टी का टिकट होल्डर है और एक तरफ तुम खड़े हो और तुम 50,000 ले रहे हो और 45,000 हमारा टिकट होल्डर ले रहा है। आई डोंट फील एनी गुड इन दैट। अगर ये इस वक्त जत्था लेकर आते हैं और ये चाहते हैं कि इंतखाब हो, तो पाकिस्तान में दो सूबों में इनके पास हुकूमत है। अगर इनमें ये नेक नीति है तो उन दोनों हुकूमतों को असेंबलियों से बाहर जाएं, जैसे वफाक से गए। परवेज रशीद ने कहा, नून लीग ने हमेशा पार्टी मुफाद के बजाय मुल्की मुफाद को तरजीह दी। मुझे ये मालूम हुआ है कि पार्लियामेंट में उनकी 11 सीटें कम हो गई हैं। 11 या 9 जितनी पे भी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। फैसले पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट ही को फैसले करने चाहिए। खान साहब को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना उनकी सियासत के लिए भी अच्छा है। परवेज रशीद का कहना था, इदारों के खिलाफ हर्जा सराय की किसी को इजाजत नहीं देंगे। आजम सवाती केस का फैसला अदालत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की। तय पाया कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद पे चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर भी बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी को भी जत्थे की सूरत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। इस बात पर भी इत्तिफाक किया गया कि किसी की धमकी से मरूब नहीं होंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त मुराद अली शाह मीडिया टॉक कर रहे हैं। दिन आप में से काफ़ी लोगों को जो वहाँ मौजूद थे बहुत अच्छी तरह याद होगा। एक जश्न का समा था। एक दिन पहले से, एक रात पहले से पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले
कराची अपनी लीडर को खुशामदीद करने आए थे और जब दिन के 12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा, तो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया और जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊं तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे। और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं खुद यहाँ मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विजन लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है। और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़े। एक एक करके कर ले। जी, इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, हमें याद है, और कई दिनों तक शायद उसके बमों के जो छुरे हैं
वो आपके जिस्म में रहे। लेकिन ये वाक़या हो गया, उस वक्त के वज़ीर आला ने एक बयान दिया था कि ये रैली आधी रात के बाद ख़त्म हो जाएगी, और वो उसका बयान साबित हुआ और रैली आधी रात के बाद धमाकों की नज़र हो गई। उसके बाद आज तक इनके मास्टरमाइंड और बयान देने वाले से कभी पुलिस ने ये नहीं पूछा कि अरबाब गुलाम रहीम तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि आधी रात के बाद यहाँ धमाके हो गए। इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हुई थी। उस वक्त भी हम जो ख़ासतौर पे पिंडी वाला वाक़या था उसकी, इधर भी आपको पता है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकू को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसी शख्स जिसका आपने नाम लिया, उसका फिर उसके हल्के के अवाम ने जो हाल किया वो आप सबने देखा है। तो हम तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरे ख्याल 29 दिसंबर थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा शहीद के सोहम के बाद, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और लोगों ने उस शख्स को सबक सिखा दिया। वो दर दर फिरता है, मारा मारा फिरता है, उसको इवन उसके हल्के के अवाम, फिर पिछली बार तो पता नहीं 3-4 हल्कों से खड़ा हुआ था और हर जगह से वही हालत हुई उसकी। फिर बाई इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, फिर भी वही हालत हुई। तो ये तो जवाब उधर ही से मिल गया, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। अच्छा सर, ये बता दें कि 15 साल बीत गए, बड़ा एक तारीख वाक़या है, इसको मुंतकी अंजाम तक मजीद कितने साल लगेंगे पहुंचाने में? ना अभी तक कातलों का पता चला, ना किसी को सज़ा मिली, इतने सारे शोधा की तारीख आपके पास है। तो ये मतलब आप हुकूमत में होते हुए भी कोई, आप भी इमरान खान की तरह बेबस हैं, क्या है? नहीं, बेबस की बात नहीं है। जो शवाहिद अगर मिटा दिए जाए उसी वक्त, आप खुद सोचें ये साजिश के तहत ना सिर्फ यहाँ बल्कि पिंडी में जाए वकू को उन्होंने उसी वक्त वॉश आउट कर दिया, सारे शवाहिद मिटा दिए, रोड खोल दी गई। इतना बड़ा वाक़या हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन, और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CDD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी। लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों के बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल में उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं। यही ये बता दीजिएगा शाहज़ाब, ये बता दीजिएगा इमरान खान ने कल कहा है कि कराची में जो मलीर से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ धांधली की गई, और जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है वो सिंध हुकूमत के बना हुआ है, सिंध हुकूमत का चाहिता, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन दोबारा हो और धांधली फ्री हो। क्या कहें? मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है, और फिर भी लोग उसके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, देखिए इस मुल्क में है जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप फौज कशी करें और इक़्तिदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बार कोशिश हुई है और हर दफ़े फेल हुई है। मैं पास में नहीं जाना चाहूँगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लॉन्ग मार्च करके गए थे, उन्होंने जाके कहा था, और उसके इख्तिताम किस चीज़ पे हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीके से। अच्छा, ये शख्स जो है इसने पहले रिज़ाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया था, फ़र्क क्या पड़ा? 0। PTI का स्कोर क्या है? 0। भाई MLA तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज़्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीक़ेकार ये है, कानून का तरीक़ेकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए? 154। वो कैसे? अब ये रोज़ अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब
ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई। ये आप सोचे, इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से। अगर ये अपने और बंदे खड़े कर देता, जीतते हारते, तो उनकी 6 सीटें बढ़ती ना। तो ये पीटीआई की शिकस्त, उसने जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, एक कम अकली के, और इसकी अकल के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ ऐसा उसके साथ गुजारा है। तो मैं ये खत्म कर लूँ यार, खत्म कर लूँ। मैंने उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा है, उसकी अकल के बारे में जानता हूँ। ये उसी की सोच हो सकती है। ऐसी कई और वाक़यात है, कभी मौका मिला तो बताएंगे। मैं वो इतना हल्का नहीं हूँ कि ये जो बातें एज प्राइम मिनिस्टर से हम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि मैंने हलफ लिया हुआ है। लेकिन उस सारी ओथ का कभी वो लीग्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है, नाम लेने की हिम्मत है नहीं। कल परसों भी इसने इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद में तो यार बहुत है, इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब हिम्मत है नहीं, अकल है नहीं, अपनी पार्टी को डिबोता चला जा रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक बात बता दूं आपको, अभी हर दिन एक बुढ़ा ही हो रहा है हर एक की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो। वो जो होते हैं ना टीनेजर के, उर्दू में क्या कहते हैं, बचकाना हरकतें। बोले ये होते ना, जो हम थे जब अपने 15-20 साल की उम्र में, तो हर चीज़ कर देते हैं। और सारी चीज़ें मैं क्रिकेट खेलूंगा, ओपनिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, सारे 10 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 के काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं, इसकी जो है डाउनफॉल, इसी जिस दिन इसने फैसला किया था ना, अच्छा मैं ये समझा जब ये फैसला किया, मैंने कहा वो कभी कभी जज्बात में आके आदमी कहते हैं मैं सारे हल्कों से लड़ूंगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए इसको इसका पता नहीं था। और मैं अभी तो प्रूव हो गया ना, मतलब पीटीआई को अपनी 6 सीटें हारने की मुबारकबाद हो, इसलिए सीट तो उनकी 0 है। इतनी सी बात है, अगर सब समझ जाए। इक़्तिदार गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम आ रहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है। हालांकि हम जानते हैं कि सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन जरा इस पर भी कुछ ये मैं देखें, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है, इशू ये नहीं है। हमारा मलीर का हल्का था, हम अल्लाह ताला का शुक्र है मलीर से जीते। अच्छा अब आप एक काम कर लें, हम भाग रहे हैं जो कह रहे हैं ना, मलीर के हल्के की रिजल्ट आप सबके पास हैं, आप लोग एनालाइज कर लें, मैंने की है ऑलरेडी एनालाइज। जो हमारी उसके बाद मलीर टाउन है जिसमें ये इलेक्शन हुआ था, मलीर टाउन में यूनियन कमिटीज़ हैं, 10 या 11 यूनियन कमिटीज़ हैं। उन 10 यूनियन कमिटीज़ हैं, उन यूनियन कमिटीज़ के रिजल्ट देख लें कि मलीर टाउन हम जीते कि नहीं जीते। हम क्यों भागेंगे? इसी तरीके से लियारी टाउन होता इलेक्शन से, ये भागा, हम जीतते। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है, लेकिन सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो वो नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमारा जो प्लान था, जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ पहले शेयर किया था, 2 हिस्सों में क्यों होते हैं इलेक्शन क्यों 2015 में भी हुए थे, अभी भी, कि जी पहले 4 डिवीज़न में हमने पहले इलेक्शन कराए, 2 डिवीज़न में अब करा रहे हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होती है, इसमें बहुत फ़र्क है। ये घर घर में झगड़ा होता है और बहुत टेंशन हाई होती है, इसलिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट खुद खड़ा होता है अपना, नेशनल जनरल प्रोविंशियल में, और वो फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस वजह से हम 2 हिस्सों में करते हैं कि हम एक इलाके की लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दूसरे इलाके ले जा सकें मैनेज करने के लिए। इधर इस वक्त हमने कराची की बहुत सारी पुलिस, इसलिए कि कराची के अलावा बाकी सारे डिवीजन्स हमारे अभी तक सैलाब में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम करने के लिए गए हुए। तो हमने सिर्फ ये बताया है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास वो नफरी मौजूद नहीं है। और आप कहते इस वक्त तो इससे ज़्यादा बेहतर मौका इलेक्शन का ही नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सिर्फ ये तो शोर बहुत मचा रहे हैं, लियारी की
हमने टाउन ही जीतने हैं ना, वो यूनियन कमिटीज जीतनी है ना। उन 10 यूनियन कमिटीज का एनालिसिस करने कौन जीत रहा है पता चल जाएगा। साहब क्या आप समझते हैं कि कोई जमहूरी सिस्टम को कोई खतरात ला के, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, आप वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आप जिम्मेदार होंगे। सिस्टम डीरेल होता है, अगर कोई और आ जाता है तो जिम्मेदार पीडीएम में शामिल जमातें होंगी। गीदड़ भपकियां ऐसे कहते हैं, मैंने उर्दू मेरी काफी कमजोर है, ये लफ्ज मुझे आता है, इसे कहते हैं गीदड़ भपकियां। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे, मीटिंगें भी की है इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज़्यादा कहूँ ना ऑफिशियल सीक्रेट है तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता तो नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी है। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना जब सानहा कारसाज की 15वीं बरसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया है। शाहजेब कत्ल केस के दीगर मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया। फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। वकील मुलजिमान लतीफ़ खोसा, ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया है। शाहजेब कत्ल केस के दीगर मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया है। फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। वकील मुलजिमान लतीफ़ खोसा की जानिब से ये बयान सामने आया है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया है। शाहजेब कत्ल केस के दीगर मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया, जबकि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है और ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया है। शाहजेब कत्ल केस के दीगर मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया है। फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका था। यह मौक़िफ़ अपना है वकील मुलजिमान लतीफ़ खोसा ने। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। अहम केस का अहम फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शाहजेब कत्ल के दीगर मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया है। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए, सेनेटर एजाज चौधरी की जानिब से रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है, जिसमें मौका भी तैयार किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे के लिए गैर जानबदार होना जरूरी है। तहम सिकंदर सुल्तान राजा जब से तैनात हुए हैं तब से वो जानबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। तरीके इंसाफ के साथ इस केस में उन्होंने डस्का का जो इलेक्शन है उसके हवाले से भी एक बात दी है। साथ ही साथ सेनेट इलेक्शन में कि ओपन बैलेट होना चाहिए या नहीं, इस मामले पर जो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने अपनाया था उसका हवाला भी रेफरेंस में दिया गया। इसी तरीके से जो तरीके इंसाफ का रजीम चेंज ऑपरेशन का दावा है, और सिंध हाउस में तरीके इंसाफ का दावा था कि मंडी लगी थी और अरकान को खरीदा गया था, उस हवाले से भी कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और वो साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात में मुख्तलिफ फैसले जो अब तक इलेक्शन कमीशन से आ चुके हैं पीटीआई के खिलाफ, उन तमाम का हवाला दे के कहा गया है कि वो जानबदारी का मुजाहरा करें। तरीके से कहा गया है कि जानबदारी का मुजाहरा किया जाए। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर आपको देंगे, लाहौर के शाहकाम चौक फ्लाईओवर का बिल आखिर आज इफ्तिताह होगा। बुज़दार हुकूमत ने मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का दावा किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की तकमील में 1.5 साल लग गया। क़ज़ाफ़ी भट्ट से मजीद जानते हैं। जी क़ज़ाफ़ी भट्ट, क्या वजह थी जो ये मंसूबा इतना डिले हुआ? देखिए, इसके अंदर कुछ सियासी अदम इस्तेकाम था, फिर बुज़दार साहब चले गए, उनकी वजारत आला उनसे छीन ली गई, तो उसके बाद सियासी तौर पर जो है वो मामला चलते थे, जिस वजह से ये मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर मार्च 2021 में शुरू किया गया था और उस्मान बुज़दार की दौरे हुकूमत में दावा किया गया था कि 6 माह के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन मुकम्मल करते करते जो है वो तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो लग गया। 5 अगस्त को उस्मान बुज़दार ने इसका इफ्तिताह किया और इस मंसूबे के ऊपर जो है 3 अरब 91 करोड़ रुपए लागत आई है। 1,30,000 गाड़ियों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत
मुहैया होगी। लेकिन ये अवामी मंसूबा था और चूंकि पीटीआई सरकार ये दावे करती रही कि अवामी मंसूबे उनकी तरजीहात में शामिल रहे, लेकिन ये मंसूबा, इससे तरजीहात का अंदाजा लगाया जाता है कि जो 6 माह में मुकम्मल होना था उसे 1.5 साल के अंदर जो है। बहुत शुक्रिया गज़ाफी भट्ट अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुल्जिमान नुमान खोकर, राजा अरशद और राजा हाशिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल बताइएगा मजीद इस हवाले से। हाँ जी, देखिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस में तीनों मुल्जिमान राजा अरशद, हाशिम और नुमान खोकर तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सेशन जज अता रबानी की जानिब से तीनों मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है और तीनों मुल्जिमान को ही कमरा अदालत के अंदर फैसले की कापियां जो है वो भी दी गई हैं। बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद के थाला शालीमार के इलाके में कत्ल किया गया था, जिनमें तीनों मुल्जिमान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। 6 साल केस का फैसला चला है और 6 साल के ट्रायल के बाद आज सेशन जज की जानिब से तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा और बैरिस्टर फहद मलिक की जो फैमिली है उसको 5-5 लाख रुपए मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया है। साथ ही साथ मुल्जिमान को दफा 148 और 149 के तहत भी 3 साल जो है सजाएं जो है सुनाई गई हैं। तीनों मुल्जिमान को सेशन जज अता रबानी की अदालत में 6 साल केस सुना गया, उसके बाद आज ही फैसला दिया गया है। अपडेट्स के लिए भी शुक्रिया आपका। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। ग्रीन लैंड पर तामीराती मंसूबे शुरू कर दिए गए। मुतनाज़ा चार बाग हाउसिंग प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट्स की बुकिंग शुरू कर दी। फातिमा शिराजी की रिपोर्ट। खूबसूरत इमारत, लग्जरी अपार्टमेंट्स, लेकिन ये सब कुछ होगा कहाँ, किसी को मालूम तक नहीं। रूडा ने अपने मुजवजा मुतनाज़िर रिहायशी मंसूबे चहार बाग में अहाता आलमगीर के नाम से कसीरुल मंसला टावर की तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। दुकानें, दफातर और लग्जरी अपार्टमेंट्स की पुरफरेब तस्वीर से लोगों को सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है, मगर ये हवाई किला होगा कहाँ, के महले वकूफ का भी किसी को इल्म तक नहीं। रूडा अथॉरिटी इस इलाके में गरीब किसानों से चंद 100 रुपए फी मरला के इवज जमीन खरीद रही है, लेकिन जरा इस ख्याली मल्टी स्टोरी टावर के रेट्स तो मुलाहिजा कीजिए। सिंगल बेड के रिहायशी अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 2 बेड्स वाले अपार्टमेंट की कीमत 3 करोड़ 90 लाख और 3 बेड का अपार्टमेंट मिलेगा 4 करोड़ 80 लाख रुपए में, जबकि बुकिंग के वक्त जमा कराई गई 5 से 10 हजार की रकम नाकाबिले वापसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रूडा को तामीराती मंसूबे शुरू न करने के अहकामात दे रखे हैं और एक्वायर की गई जमीन पर सिर्फ माहौलियाती बेहतरी के लिए तैयार किए गए मंसूबों पर काम करने की हदायत की है, लेकिन रूडा की जानिब से चहार बाग के रिहायशी मंसूबे पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वाज़ेह रहे कि रूडा प्रोजेक्ट 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनाए जाने का मंसूबा है, जिसमें से रूडा अथॉरिटी सिर्फ 7,000 एकड़ रकबे हासिल कर सकी है। रूडा अथॉरिटी के मंसूबों के लिए जमीन की दस्तयाबी अभी तक यकीनी नहीं। सरमायाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि ख्याली मंसूबों के नाम पर बुकिंग की मद में अरबों रुपए इकट्ठे करने की कोशिश किसी बड़े मालियाती स्कैंडल का बाइस बन सकती है। फातिमा शिराजी, समा, लाहौर। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान रेलवे में चोरी की वारदातें। माली साल 2020-21 में ऑडिट रिपोर्ट में 83 करोड़ 72 लाख से ज़ायद की कीमती अशिया चोरी और गुम होने का इंकिशाफ हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे, उमर आसिफ साथ हैं। उमर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रेलवे में चोरों का राज रहा। ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 में ये सामने आया है कि 83 करोड़ 72 लाख 7 हजार का कीमती अशिया चोरी और गुम हुई है। अशिया का गुम और चोरी होना जो मैनेजमेंट की नाअहली करार दिया गया है। मामला रेलवे मैनेजमेंट के सामने जब उठाया गया सितंबर 2020 से 2021 तक, तो रेलवे हुकाम ने बताया कि ये जो मामला है ज़ेरे तफ्तीश है, DAC को बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। तो ऑडिट रिपोर्ट में ये सिफारिशात भी की गई हैं कि तहकीकात करके गफलत के मुर्तकिब किरदारों को तालीम किया जाए और ठीक है, कहा गया है कि इस ऑडिट की तहकीकात की जाए। अपडेट्स के लिए भी शुक्रिया। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।